Welcome in my class. As you know that my YouTube channel name is Siva Easy English Zone. तो आइए बात करते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नॉन फाइनाइट पे बात करूंगा अगले वीडियो में। तो आ गया हूं मैं आपको अगले वीडियो लेकर के। इसमें हम नॉन फाइनाइट्स के बारे में जानेंगे। नॉन फाइनाइट्स होती क्या है इसको मैंने बताया था, फिर भी आपको बता दे रहा हूं इस वीडियो में क्या होती है, कैसे यूज की जाती है और इनके प्रकार क्या होते हैं। मैं आज की जो वीडियो इसमें खाली ये बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार की होती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस बारे में खाली बात करेंगे। यूजेस के बारे में फिर और बात करेंगे, लेकिन एक एक वर्ड पर आप कंसंट्रेट होइएगा। हर एक शब्द अपने आप में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नॉन फाइनाइट बेसिकली देख लीजिए, आपको तीन पार्ट में डिवाइड है ये, इन्फिनिटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव्स के दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, विद टू और बेयर या विदाउट टू। यहां पर जेरंड का नाम वर्बल नाउन भी पड़ता है, जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिसिपल है उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और इसको भी देखिए एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। और लास्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पर कुल तो ठीक ठाक आपको लग रहा होगा, लेकिन मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए अब तक आपके कि जो जीरंड है यानी जो वर्बल नाउन है, ये भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी से बनते हैं। और अगर आप पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल को फोकस करें तो यहाँ भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। तो फिर आपके जहन में सवाल ये कंफ्यूजन होगी कि इनको पहचानेंगे कैसे। तो आप परेशान मत होइए, हम वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए और आगे समझते हैं। चलिए पहले हम इन्फिनिटिव पर बात कर लेते हैं। बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं और इन्फिनिटिव विद टू क्या होते हैं। जब वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू लगा होता है, जब वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा होता है तो उसको इन्फिनिटिव विद टू कहते हैं। और जब खाली वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसके पहले टू नहीं होता है, मींस विदाउट टू, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। नीचे के एग्जांपल देंगे तो आपको यहाँ पर दो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने वी वांट टू प्ले, और फिर दूसरा है ही वांट्स टू प्ले। अगर आप ऑब्जर्व करें दो सेंटेंसेस को तो टू प्ले यहां भी है, टू प्ले यहां पर भी है, लेकिन यहां पर वर्ब जो वांट है यहां वांट्स हो गई। यानी कि जिन वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से, टेंस से, वॉइस से चेंजेस आते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, यानी सीमित क्रियाएं वो होती हैं। जैसे यहाँ पर आप वांट को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वांट है क्योंकि ये प्लूरल नंबर है इसलिए वांट है, यहाँ ही सिंगुलर नंबर है इसलिए वांट्स है। यानी वांट और वांट्स दो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग हुए, प्लूरल नंबर है और सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर आप पीछे के टू प्ले को ऑब्जर्व करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ये क्या है? नॉन फाइनाइट्स है। कौन सी नॉन फाइनाइट्स है? तो मैं कहूंगा इन्फिनिटिव्स है। फिर इन्फिनिटिव में कौन सी है? मैं कहूंगा इन्फिनिटिव विद टू है, क्योंकि इस वर्ब से पहले टू लगा। यानी बहुत इजीली आप इसे समझ लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आपको टू दिखता है तो वो इन्फिनिटिव्स होती हैं। और जो इन्फिनिटिव है वो नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, और ये जो टू प्ले है वो इन्फिनिटिव का एक पार्ट है विद टू, इन्फिनिटिव विद टू। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर मैंने लिखा बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो किसी सेंटेंस में आती हैं लेकिन उनके पहले टू नहीं होता है। और एक साथ चीज मैं बता दूं,
अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको दो वर्ब जैसी कंडीशन दिख रही होगी कि वांट है, प्ले है, वांट है, प्ले है, मेड है, लाफ है, ऑब्जर्व्ड है, प्ले है, यानी हर सेंटेंस में दो वर्ब दिख रही हैं। तो आपको जिस वर्ब में टेंस की वजह से, वॉइस की वजह से, नंबर की वजह से, ठीक है, चेंजेस होते दिख जाएं या चेंज होने की संभावनाएं बन जाएं, आप उसे नॉन फाइनाइट नहीं कह सकते। तो आप यहाँ पर इनको चेंज होता देख रहे हैं लेकिन इनको चेंज होता नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है और ये फाइनाइट्स है। दूसरे में आते हैं ही मेड मी लाफ, एक बार बिना मेड है, दूसरी है लाफ। अब मेड मेक्स भी हो सकती है, अगर इसको प्रेजेंट में मैं लिखता ही मेक्स मी लाफ, तब ये वर्ब टेंस के हिसाब से बदल गई, लेकिन इस वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता, न पड़ेगा। जिस पे असर नहीं पड़ेगा नॉन फाइनाइट। वर्ब की खाली बेस फॉर्म है, तो मैंने अभी बताया कि इंफिनिटिव की एक ऐसी भी फॉर्म होती है जो विदाउट टू, यानी खाली फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, टू नहीं मिलेगा। यानी जब किसी सेंटेंस में दूसरी वर्ब यानी सेकेंडरी वर्ब भी बोला जाता है इसे, जब सेकेंडरी वर्ब, ये सब सेकेंडरी वर्ब, देखिए दूसरी क्रिया है, ये और ये सब आप देखिए प्राइमरी वर्ब से। तो इन प्राइमरी वर्ब्स में टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इन वर्ब्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इस वैसे की वैसे है। तो जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे एज सेकेंडरी वर्ब और अगर उसके पहले टू दिखे, फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू दिखे तो वो इंफिनिटिव विद टू होती है, और जो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में होती है एज सेकेंडरी वर्ब वो आपकी इंफिनिटिव विदाउट टू या सीधे सीधे बेयर इंफिनिटिव भी बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि इंफिनिटिव्स को कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर जेम, जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ लिखा वर्ब की बेस फॉर्म, यानी ये दिखती तो वर्ब जैसी है, लेकिन किसी सेंटेंस में जब हम इनको यूज करने जाते हैं तो इनका जो व्यवहार है वो नाउन के जैसे होता है। जैसा आपको पता है कि नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन फॉलो होता है, उससे थ्रू भी हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको फिलहाल मैं छोटा सा इसका एग्जांपल दूंगा, आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक वर्बल नाउन का काम करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पर आप देखिए जनरली आपको टेंस में सिखाया पढ़ाया जाता है कि इज एंड आर के साथ, वाज वर्ब के साथ, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑब्जर्व करिए कि आपको उसके पहले मिल जाती है, यानी वो वर्ब है रीड, उसमें आईएनजी एडेड है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडेड है, और ये नाउन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नाउन का क्यों व्यवहार है? क्योंकि ये इज क्रिया का सब्जेक्ट है, क्योंकि इज क्रिया का सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग है। यानी कि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाए और उसका प्रयोग किसी वाक्य में नाउन की तरह हो, एज ए सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, तब वो जीरंड कही जाती है। याद रखिएगा, वर्बल नाउन में बोल रहा हूं, वर्बल नाउन यानी दिखती हैं वर्ब जैसी और कार्य करती हैं नाउन के जैसे। और जो नाउन है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने रीडिंग लिखा हुआ है और यहाँ भी रीडिंग लिखा हुआ है। दोनों रीडिंग दो अलग अलग कार्य कर रही है। यहाँ का रीडिंग जो है इज सब्जेक्ट, इज का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये रीडिंग इस लाइक का ऑब्जेक्ट है। अभी और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, पहले आप समझिए जीरंड होता कैसे है, दिखता कैसे, देखते ही कैसे पहचानेंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है तो दो चीजें हो सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया, या तो वो जीरंड हो सकता है या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। फिर आपके जहन में कंफ्यूजन होगी कि इसको कैसे क्लेरिफाई करें कि कब वो जीरंड होगा, कब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो आप ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, यानी वो दिखता वर्ब जैसा लेकिन व्यवहार एडजेक्टिव जैसा करता है, और जीरंड को वर्बल नाउन कहते हैं, यानी ये दिखता वर्ब के जैसा है लेकिन व्यवहार
नाउन के जैसा करता है, यानी ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकते हैं और ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए इसको, तो ये सिर्फ रीडिंग है। अब यहां पर भी अगर आप प्रश्न पूछे लाइक, आई लाइक व्हाट, रीडिंग, रीडिंग व्हाट, स्टोरीज, यानी इस लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग है, ये नाउन का काम कर रहा है। अब अगर इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट पूछूं तो स्टोरीज है, तो स्टोरीज भी नाउन है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब हो जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करिए वीडियो को, रिमाइंड कर करके देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा कि रीडिंग यहाँ भी, रीडिंग यहाँ भी वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लेकिन यूज किया जा रहा है नाउन के जैसे, इसलिए ये जेरेंड होगा। अब तीसरे को पढ़ते हैं, पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, थर्ड फॉर्म और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, कैसे यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है अंग्रेजी व्याकरण में दो तरीके से इस्तेमाल जनरली किया जाता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे आप जानते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस में आप यूज करते हैं, जो सामान्यतः आपको यहां दिख रहा होगा। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस ऑब्जर्व करिए, आई सॉ अ डांसिंग डॉल, ये डॉल नाउन है, उस नाउन से पहले यह वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ा है, जो कि इस डॉल की खासियत बता रहा कि डांसिंग डॉल है, नॉर्मल डॉल नहीं, डांसिंग डॉल है। आई सॉ अ रनिंग कार ऑन द रोड, रनिंग कार का एडजेक्टिव क्या, रनिंग, उसकी खासियत क्या, आई सॉ अ शाइनिंग पेन, तो पेन की खासियत क्या है, शाइनिंग है वो। तो जब किसी नाउन के पहले वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाए और उस नाउन की ये विशेषता बताए, तब इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस टेंस से आप ले सकते हैं, या पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो सकता है, या किसी नाउन को वो क्वालिफाई करे वर्ब की बेस फॉर्म आईएनजी बनके। ठीक, अब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव रोल अपना प्ले करती है। आई फाउंड माय लॉस्ट, ये लॉस वर्ब है, लॉस फर्स्ट फॉर्म, लॉस्ट थर्ड फॉर्म, और पेन की खासियत कैसी थी, लॉस्ट, खोई कलम पा गया मैं। आई फाउंड माय लॉस्ट पेन, मैंने जो कलम खोई थी वो मैं पा गया। तो पेन की खासियत क्या, वो खोई हुई कलम थी, लेकिन हमने यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल किया, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई सॉ अ टायर्ड मैन, देखा मैंने थका हुआ आदमी कैसा था, थका, टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये भी देखिए इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रही है, इसलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पर पेन एक नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है लॉस्ट, लेकिन ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगती है, तब उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में तो आप इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। फिर यहाँ पर देखिए आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका इस्तेमाल जनरली हम दो क्रियाओं के लिए करते हैं। जनरली जब एक क्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाती है और उसके पश्चात दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, यानी अपना होमवर्क खत्म करने के पश्चात आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। तो यहाँ पर पहला कार्य क्या हुआ, होमवर्क कंप्लीट करना, उसके बाद खेलने जाना। तो जो कार्य पहले होता है उसमें हैविंग के साथ फिनिश्ड यूज किया जाता है। इसमें कुछ पैसिफायर्स के रोल अलग अलग होते हैं, जब हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि ये पार्टिसिपल, ये जेरंड और इंफिनिटिव कैसे यूज किए जाते हैं, तो यूज करने के बहुत सारे रूल्स हैं, जो बहुत आपको कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आप इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें लिखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।